नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज की अपनी सीरीज़ रहेगी वो रहने वाली है सीरीज़ नंबर 29। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से प्राप्त होता है। दोस्तों, आज की MCQ क्लास में अपन करने वाले हैं 55 इंपॉर्टेंट MCQ जो यहाँ पे कोशिका से संबंधित रहेंगे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कोशिका, और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी जितने भी कोशिका से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दें। और कल सुबह ध्यान रखना है दोस्तों 9 बजे, यानी कल सुबह मॉर्निंग के अंदर 9 AM पर इंपॉर्टेंट क्लास, यानी हड्डी की फ्रैक्चर, यानी फ्रैक्चर से संबंधित, यानी हड्डी की चोट जिसे अपन फ्रैक्चर कहते हैं, जहाँ से सीधा सीधा 1 या 2 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो कल सुबह 9 बजे आप क्लास में जरूर जुड़े। कल सुबह 9 बजे क्लास में जुड़े, वो आपकी फ्रैक्चर से संबंधित क्लास रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्लास को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दें ताकि अपन क्लास को स्टार्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों, पहला और इम्पोर्टेंट अपन यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ 5 से 7 प्रश्न अपन यहाँ पे अलग देखेंगे, फिर अपन यहाँ पे कोशिका से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे RBC और WBC का अनुपात कितना होता है। दोस्तों, अभी जो RBC होती है और जो WBC होती है, इसका अनुपात शरीर में इनका रेशियो क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, RBC को अपन रेड ब्लड कार्बल्स के नाम से जानते हैं, यानी लाल रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं। WBC को व्हाइट ब्लड कार्बल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं। तो शरीर में इनका अनुपात कितना होता है। प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 600:1। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, 600 किसका रहेगा तो RBC। अगर शरीर में 600 RBC पाई जाती है तो उसके साथ में 1 WBC पाई जाएगी। इस प्रकार अनुपात होता है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों। क्लास को भी शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो रहने वाला है रक्त के कृत्रिम शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों, जो ब्लड होता है, इस ब्लड की कृत्रिम शुद्धिकरण की जो क्रिया होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है तो वो किडनी, ध्यान रखना है दोस्तों, किडनी, या जिसे अपन हिंदी में गुर्दे के नाम से जानते हैं, वृक्क के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो लेकिन इसका अगर ये खराब हो जाती है तो इसका कृत्रिम यानी बाहर से इसका शुद्धिकरण किया जाता है तो वो क्या कहलाती है। प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डायलिसिस की क्रिया कहलाएगी। दोस्तों, कृत्रिम रूप से ब्लड को शुद्ध करना डायलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके लिए। यहाँ पे RH कारक के अनुसार कौन सा जोड़ा विवाह के लिए सही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे RH फैक्टर होता है, इस RH फैक्टर के अनुसार कौन सा जोड़ा, ध्यान रखना है, जो विवाह के लिए सही नहीं माना जाता है। यानी कौन सा पुरुष और महिला आपस में विवाह करना गलत होता है अगर उनके ब्लड में कौन सा फैक्टर होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो RH कारक है ये किससे संबंधित होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो RH कारक होता है वो ब्लड से संबंधित होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी ब्लड के अंदर जो एंटीजन होता है उसे अपन RH के नाम से जानते हैं। तो कौन सा जोड़ा अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, तो अगर पुरुष के ब्लड के अंदर RH+ और RH महिला, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे पुरुष के ब्लड में ध्यान रखना है RH+ और महिला के ब्लड में अगर RH- होता है और उन दोनों का अगर विवाह हो जाता है तो उनसे संबंधित उत्पन्न संतान मृत घोषित रहेगी, मृत्यु से यानी पैदा होते ही वो खत्म हो जाएगी। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो RH+ पुरुष और RH- महिला अगर किसी के अंदर ब्लड है तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान जीवित नहीं रहेगी, मृत रहेगी। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्लास को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की क्लास में कोशिका से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। प्रश्न नंबर 4 RH कारक की खोज किसके द्वारा की गई। दोस्तों, जो ब्लड के अंदर RH फैक्टर होता है इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ब्लड की 4 श्रेणियाँ होती है, AB और चौथा होता है O। तो ये जो कारक होता है इस पे एंटीजन होता है वो RH फैक्टर कहलाता है, यानी RH फैक्टर। अब RH कौन सा होता है दोस्तों, तो जैसे अपन किसी का ब्लड A पॉजिटिव होता है तो वो जो प्लस लगता है या माइनस होता है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है RH फैक्टर होता है।
तो दोस्तों RH कारक की खोज किसके द्वारा की गई? सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लैंडस्टेनर और विनर मोदे के द्वारा यहाँ पे RH फैक्टर की खोज की गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे RBC की संख्या को किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों जो RBC होती है ब्लड के अंदर, उसकी मापन किसके द्वारा किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों शरीर में 600 RBC पर ध्यान रखना, 1 WBC पाई जाती है, इसका अनुपात या रेशियो होता है। लेकिन RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो वो अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है, वो भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। और इसका मापन है जो किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर रहेगा दोस्तों हीमोसाइटोमीटर। ध्यान रखना दोस्तों, हीमोसाइटोमीटर के द्वारा RBC का मापन किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा दोस्तों यहाँ पे जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों यहाँ पे जीवित कोशिका की खोज है वो किसके द्वारा की गई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहोक या फिर बेंडा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो दोस्तों। यहाँ पे कोशिका से संबंधित एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं मिलेगा। और दोस्तों कल सुबह 9 AM पर इंपॉर्टेंट रहेगा वो फ्रैक्चर यानी हड्डी से संबंधित चोट, जहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो कल थ्योरी की क्लास सुबह 9 बजे आप जरूर जुड़े। प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जीवित कोशिका की खोज है वो ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई है। यानी दोस्तों जीवित कोशिका की खोज पूछा जाए तो वो ल्यूवेनहोक के द्वारा 1674 में, ध्यान रखना है 1600 यानी 1674 में की गई है। लेकिन अगर कोशिका की खोज पूछी जाए तो सिर्फ कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पर रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज कब की गई? दोस्तों अब देखिए यहाँ पे रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज है वो कब की गई है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर कोशिका की खोज पूछी जाए सिर्फ तो वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी सबसे पहले। लेकिन अगर आपको पूछा जाए रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, लेकिन अगर आपको पूछा जाए जीवित कोशिका, ध्यान रखना है दोस्तों जीवित, तो वो यहाँ पे ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई जीवित कोशिका की। लेकिन सबसे पहले कोशिका, सिर्फ कोशिका शब्द पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। और वो कब की गई थी? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1665 यानी 1665 में। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, मिस के यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे 1665 आपको ध्यान रखना है। 1665 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, कोशिका कितने प्रकार की होती है? दोस्तों यहाँ पे कोशिका कितने प्रकार की होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों यहाँ पे कोशिका कितने प्रकार की होती है? 5 4 3 2। दोस्तों मैं आपको बता दूं कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है कोशिका 2 प्रकार की होती है। वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, एक कोशिका प्रोकैरियोटिक और दूसरी जो कोशिका होती है दोस्तों वो होती है यूकैरियोटिक। ध्यान रखना है यूकैरियोटिक। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये पादपों में होती है, पादप जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें। और यूकैरियोटिक ये मानव और जो जंतु होते हैं, जीव जंतु उनमें होती है। यानी जीव जंतुओं में कौन सी होती है? यूकैरियोटिक। और पेड़ पौधों में कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक। ये 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, मानव कोशिका के विभाजन में कौन सी क्रिया होती है? दोस्तों जो मनुष्य की कोशिका है वो कोशिका के विभाजन में कौन सी क्रिया होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कोशिका का विभाजन होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? कोशिका का प्रजनन के नाम से जानते हैं। और कोशिका प्रजनन का सबसे पहले प्रजनन देने वाला, विभाजन देने वाला कौन था? तो वो नगेली था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, नगेली। लेकिन देखा किसने था? तो वो फ्लेमिंग के द्वारा देखा गया था। और इसका अध्ययन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? कोशिका विभाजन का अध्ययन वो बेलर मोदे के द्वारा किया गया था। 3 प्रश्न आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अगर कोशिका विभाजन सबसे पहले तो वो नगेली, देखा किसने कोशिका विभाजन? फ्लेमिंग। और कोशिका विभाजन का अध्ययन सबसे पहले बेलर मोदे के द्वारा किया गया। तो कोशिका विभाजन में कौन सी क्रिया होती है? माइटोसिस, मियोसिस, ए बी दोनों, या फिर साइटोसिस। प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ए और बी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। यानी माइटोसिस और जो मियोसिस है ये कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों।
और क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों। आज की इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरी आपके लिए कोशिका से संबंधित रहेगी, जहाँ से एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं मिलेगा। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सी कोशिका में नग्न केंद्रक पाया जाता है, यानी कौन सी कोशिका है जिसमें नग्न केंद्रक पाया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों, नग्न केंद्र किसे कहते हैं, यानी केंद्र के चारों तरफ, ये केंद्रक है, इसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसे अपन नग्न केंद्रक के नाम से जानते हैं। यानी केंद्र के चारों तरफ क्या नहीं पाई जाती है, केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसे अपन नग्न केंद्रक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के अंदर जो कोशिका होती है उसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसकी तरफ झिल्ली पाई जाती है, तो वो ससीम केंद्रक यानी केंद्र झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। तो कौन सी कोशिका में नग्न केंद्रक पाया जाता है, वो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रोकैरियोटिक। जो पादपों में जो कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पेड़ पौधों में पादपों में पाई जाती है, तो इस कोशिका के केंद्रक में झिल्ली नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है। दोस्तों जो कोशिका है इसका निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। दोस्तों कोशिका का सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मनुष्य का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर किसका बना हुआ होता है, तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, कोशिका का बना हुआ होता है। लेकिन कोशिका खुद किससे बनती है, ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका का निर्माण खुद का किसके द्वारा होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो रहने वाला है प्रोटोप्लाज्म। ध्यान रखना है दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा कोशिका का निर्माण होता है। और प्रोटोप्लाज्म है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, जे.ई. पुरकंजे। ध्यान रखना है दोस्तों, जे.ई. पुरकंजे महोदय के द्वारा यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में अपन प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसे अपन जीव द्रव्य भी कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, यहाँ पे जीव द्रव्य जिसे अपन प्रोटोप्लाज्म का निर्माण किसके द्वारा होता है। दोस्तों जीव द्रव्य जिसे अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इसका निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो कोशिका का जो निर्माण है इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, उसका निर्माण प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य से होता है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म है वो किसका बना हुआ होता है, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म है वो यहाँ पे यानी जीव द्रव्य है वो उपरोक्त सभी यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसके अंदर 19%, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं इसमें 81%। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। अब दोस्तों कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, वो अपन प्रश्न नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जिससे कोशिका का निर्माण हो रहा है, इसमें कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जीव द्रव्य यानी इंग्लिश में इसे अपन प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं, जिसके द्वारा कोशिका का निर्माण हो रहा है। और कोशिका के निर्माण के अंदर अपन 3 चीज़ देखते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जल की मात्रा पाई जाती है, और साथ में विटामिन भी पाई जाती है। तो इसमें जो पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 60 से 90 यानी 60 से 90% प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य में पानी पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, केंद्र के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। दोस्तों केंद्र के बाहर जो डीएनए कहाँ पाया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। केंद्र के बाहर देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट बता दूँ। मान लो ये कोशिका है और कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है और इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, और इसके बीच में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम ये सभी पाए जाते हैं। और केंद्र के अंदर भी जीन, डीएनए, गुणसूत्र ये पाए जाते हैं। तो केंद्रक, ये केंद्रक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इस केंद्र के अंदर डीएनए पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे केंद्र के बाहर पूछा गया है, केंद्र के बाहर यानी इस केंद्र के बाहर यहाँ भी डीएनए पाया जाता है, तो वो किसमें, वो यहाँ पे याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो केंद्र के बाहर हो गया ये केंद्रक, और ये बाहर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, कोशिका का पैकेजिंग सेंटर किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोशिका का पैकेजिंग सेंटर पूछा गया है, वो किसे कहते हैं, ये अपने यहाँ पे बताना। लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक या फिर रिक्तिकाएं। दोस्तों कोशिका का पैकेजिंग सेंटर जो प्रोटीन होती है
इस प्रोटीन को समेटने का कार्य करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कोशिका का पैकेजिंग सेंटर कहते हैं, वो रिक्तिकाओं को कहते हैं, यानी वैक्यूल्स के नाम से उसे अपन कोशिका का पैकेजिंग सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज है वो किसने की है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों आपको जो मेरे द्वारा जो इसकी व्याख्या की जा रही है उसको भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न सम्मिलित कर लिए गए हैं, फिर भी कोई प्रश्न है वो व्याख्या के अंदर अपन बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। साथ में माइटोकॉन्ड्रिया को अपन दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो वो सूत्र कणिका के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। सूत्र कणिका इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया खोज कब की गई थी? वो 1831 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी वो प्रश्न रहने वाला है। सही आंसर दोस्तों यहाँ पे रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई। लेकिन इसका शुरू में नाम क्या था? तो वो बायोप्लास्ट था, ध्यान रखना, बायोप्लास्ट। ये बायोप्लास्ट यानी बाद में नाम आया था माइटोकॉन्ड्रिया, शुरू में इसका नाम क्या था? बायोप्लास्ट। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसने दिया? दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको नाम किसने दिया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैं आपको बताऊँ माइटोकॉन्ड्रिया का शुरू में क्या नाम था? तो वो बायोप्लास्ट था, बायोप्लास्ट। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, बायोप्लास्ट। लेकिन बाद में इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसने दिया? यानी जो अल्टमैन के द्वारा खोज की गई थी, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा, तो उस समय उसका नाम था बायोप्लास्ट, अल्टमैन के समय। लेकिन इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया था दोस्तों यहाँ पे कार्ल बेंडा, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कार्ल बेंडा महोदय के द्वारा इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। और वो कब दिया गया था? 1898 यानी 1898 में इसे नाम दिया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, माइटोकॉन्ड्रिया को मानव का बायोप्लास्ट किसने कहा है? दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है इसने मानव का बायोप्लास्ट है वो किसने कहा है? मैंने बताया था शुरू में कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी, उस समय इसका नाम क्या था? तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, बायोप्लास्ट था। जब इसकी खोज की गई थी दोस्तों उस समय इसका नाम बायोप्लास्ट था। तो चले दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज शुरू में किसके द्वारा की गई थी? वो की थी रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा बायोप्लास्ट की खोज की गई या माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। बाद में इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। अगला प्रश्न रहने वाला है 19, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का संग्रहण किस रूप में करता है? दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने अंदर ऊर्जा का संग्रहण है वो किस रूप में करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कोशिका के अंदर जो ऊर्जा संग्रहित की जाती है वो कोशिका के अंदर ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अब ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका के अंदर, ये केंद्रक होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो ऊर्जा है वो किस रूप में एकत्रित की जाती है? बाद में जब ये ऊर्जा कोशिका को जरूरत पड़ती है तो किस रूप में वापस कोशिका को देता है वो भी अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 19 से आंसर रहेगा दोस्तों पे एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखना फुल फॉर्म भी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा इकट्ठी करता है और फिर वापस ऊर्जा जरूरत पड़ती है कोशिका को तो वो किस रूप में देता है? तो वो एडीपी रूप में यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में वापस ऊर्जा देता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, गोल्जी कोई की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों गोल्जी कोई है इसकी खोज है किसके द्वारा की गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों गोल्जी कोई जिसे अपन इंग्लिश में गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, तो गोल्जी कोई की खोज किसके द्वारा की गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कैमिलो गोल्जी के द्वारा गोल्जी कोई की खोज की गई। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कैमिलो गोल्जी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, कोशिका का पुनर्निर्माण अंग किसे कहा जाता है? दोस्तों यानी कोशिका का पुनर्निर्माण अंग है वो किसे कहा जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी एक बार नष्ट होने के बाद में दोबारा वो बन जाता है तो इसे पुनर्निर्माण अंग के नाम से जानते हैं। तो कौन किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक, गोल्जी कोई।
प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है लाइसोसोम है उसे अपन कोशिका का पुनर्निर्माण अंग कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर ये अगर कोई बैक्टीरिया या कोई और कुछ घुस जाता है तो उसे मारने के लिए ये खुद को अपने आप को ख़त्म कर लेता है। ये भी अपने को फैक्ट याद रखना है। फिर वापस इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम का। तो इस लाइसोसोम का निर्माण वापस से गोल्जी कोई के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, यानी लाइसोसोम का दोबारा निर्माण है कोशिका के अंदर, वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो गोल्जी कोई। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, गोल्जी कोई के द्वारा इसका वापस से निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे, कोशिका की आत्मघाती थैली, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, आत्मघाती जिसे अपन सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कोशिका के अंदर मैंने बताया था अभी कि इसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया जीवाणु विषाणु घुस जाता है तो उसे ख़त्म करने के लिए कौन करता है, तो वो इसके ख़त्म करने के लिए लाइसोसोम इसे ख़त्म करता है। लेकिन ख़त्म करते टाइम इसको क्या करता है कि लाइसोसोम खुद अपने आप को फाड़ कर, यानी खुद को अपने आप को ख़त्म करके लाइसोसोम के अंदर जो 40 प्रकार के एंजाइम होते हैं वो कोशिका के अंदर बाहर निकाल देता है, जिससे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है। तो इस टाइम में वो खुद भी ख़त्म हो जाता है, जब इसकी थैली फटती है तो खुद ख़त्म हो जाता है। उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट एंजाइम निकलता है उसे अपन हाइड्रोलाइटिक, ध्यान रखना है दोस्तों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के नाम से जानते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों अपने को। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखो दोस्तों, पेलेड कण किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे पेलेड कण है वो किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर रिक्तिकाई। यानी पेलेड कण किसे कहा जाता है। तो चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे पेलेड कण है वो राइबोसोम को कहा जाता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ राइबोसोम होता है उसको पेलेड कण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज है वो रिचर्ड, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, रिचर्ड पेलेड के द्वारा की गई, इसलिए राइबोसोम को पेलेड कण भी कहते हैं। यानी राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई, रिचर्ड पेलेड के कारण, इसलिए इसे पेलेड कण भी कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। दोस्तों कोशिका के अंदर है वो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है, लाइसोसोम, राइबोसोम, केंद्रक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री पूछ रहा है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका के अंदर किसे कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 24 से आंसर रहेगा दोस्तों, कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री अपन राइबोसोम को कहते हैं, और राइबोसोम दो प्रकार का होता है दोस्तों, यहाँ पे 70S और 80S के नाम से जाना जाता है। जो 80S होता है दोस्तों यह मानव के अंदर पाया जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, 5 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25, कोशिका में राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं। दोस्तों कोशिका के अंदर राइबोसोम की फैक्ट्री है वो किसे कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले वाले प्रश्न में दोस्तों आपको दिमाग लगाना है कि प्रोटीन की अगर फैक्ट्री पूछे, कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री पूछे तो वो राइबोसोम रहेगा दोस्तों यहाँ पर, राइबोसोम। लेकिन अगर राइबोसोम की ही फैक्ट्री पूछ ले कोशिका के अंदर आगे, तो वो कौन सा रहेगा, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 25, केंद्रक है वो कोशिका के अंदर राइबोसोम की फैक्ट्री कहलाता है। यानी केंद्रक के द्वारा राइबोसोम का निर्माण किया जाता है, और राइबोसोम किसको इकट्ठा करता है, तो वो प्रोटीन को इकट्ठा करता है। यानी तीनों को अपने में यहाँ पे जोड़ के पढ़ना है, याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26, राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ पर राइबोसोम है इसका निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों राइबोसोम का जो खोज की गई थी वो पेलेड के द्वारा की गई थी, रिचर्ड पेलेड। लेकिन अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, रिचर्ड पेलेड के द्वारा की गई थी। लेकिन राइबोसोम का निर्माण में कौन कौन से तत्व यहाँ पे काम आते हैं, प्रोटीन, RNA, उपरोक्त दोनों या अमीनो अम्ल। दोस्तों प्रश्न नंबर 26 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है उपरोक्त दोनों, यानी प्रोटीन और RNA। ध्यान रखना है दोस्तों, प्रोटीन 50% और साथ में 50% RNA। ध्यान रखना है 50% प्रोटीन और 50% RNA से मिलकर क्या बनता है, तो वो राइबोसोम का निर्माण होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई। दोस्तों यहाँ पर राइबोसोम है इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मैंने बता भी दिया था थोड़ा इधर पहले, तो अल्टमैन, एमिल पेलेड या स्ट्रासबर्गर या बेंडा। प्रश्न नंबर
27 सही आंसर रहेगा दोस्तों राइबोसोम की खोज एमिल पेलेड के द्वारा। इससे पहले दोस्तों मैंने रिचर्ड नाम बोला था, वो रिचर्ड नहीं था, सॉरी, यहाँ पे एमिल पेलेड है। तो एमिल पेलेड के द्वारा राइबोसोम की खोज की गई थी, इसलिए राइबोसोम को अपन पेलेड कण के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे पेलेड कण के नाम से भी राइबोसोम को जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, और क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों। यहाँ पे क्लास को शेयर करने में आप कमी ना रखें दोस्तों। यहाँ पे क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने भी जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पर एक बार क्लास को जरूर शेयर करो। आप शेयर जरूर किया करो दोस्तों। शेयर करने के लिए आपको बार बार बोलना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ, जी यूपीएस से बारी जोरी, ये भी आपको बार बार यहाँ पे मैं कमेंट देखता रहता हूँ कि ये शेयर करने के लिए बोलता है, तो आप भी शेयर किया करो दोस्तों। एक ही लड़का अगर बार बार शेयर करने के लिए बोलता है तो फिर भी आप उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हो, तो प्लीज़ आप शेयर किया करो। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका का भंडार गृह किसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोशिका का भंडार गृह पूछा गया है, वो किसे कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। दोस्तों यहाँ पे भंडार गृह जिसे अपन स्टोरेज हाउस के नाम से जानते हैं, स्टोरेज हाउस, ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे स्टोरेज हाउस, तो कोशिका का भंडार गृह अपन रिक्तिकाओं को कहते हैं। प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रिक्तिकाएं। इसे अपन भंडार गृह यानी स्टोरेज हाउस के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्टोरेज हाउस ध्यान रखना है, साथ में ही पावर हाउस आता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, पावर हाउस को किस नाम से जानते हैं, और स्टोरेज बैटरी के नाम से किसे जानते हैं। 3 शब्द है दोस्तों यहाँ पे, स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज हाउस, स्टोरेज पावर हाउस। तो दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज भंडार गृह जिसे इंग्लिश में अपन जानते हैं स्टोरेज हाउस के नाम से, तो वो रिक्तिकाएं रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, कोशिका की स्टोरेज बैटरी किसे कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोशिका की स्टोरेज बैटरी है वो किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्रोमोसोम या फिर जीन। कोशिका की स्टोरेज बैटरी किसे कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 29 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे अपन कोशिका की स्टोरेज बैटरी कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। फिर जैसे ही कोशिका को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो ये एडीपी के रूप में वापस से कोशिका को ऊर्जा देता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है कोशिका का अंतःपाचन उपकरण किसे कहते हैं दोस्तों। कोशिका के अंदर अंतःपाचन उपकरण है वो किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी कोशिका के अंदर भी, यानी शरीर के अंदर किस पाचन का कार्य कोशिका, और कोशिका के अंदर भी पाचन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। जो कोशिका के अंदर अगर गलत चीज़, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, विषाणु, जीवाणु जितने भी घुस जाते हैं, उसको खाने का कार्य कौन करता है, तो वो पाचन उपकरण होता है। तो प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों। कोशिका के अंदर जो अंतःपाचन उपकरण होता है वो यहाँ पे लाइसोसोम होता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। कोशिका के अंदर जो पाचन उपकरण का कार्य किया जाता है वो लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट और अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। यहाँ पे मनुष्य की कोशिका है, उसमें गुणसूत्र है जिसे अपन क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। क्रोमोसोम की संख्या पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे संख्या पूछी गई है, अगर जोड़ी पूछी जाती तो वो रहने वाली थी दोस्तों यहाँ पे 23 जोड़ी। ध्यान रखना है, अगर जोड़ी 23 और संख्या पूछी जाए तो 46। वैसे गुणसूत्र दोस्तों आपको मैं बताऊँ जोड़ी के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन संख्या पूछी जाए तो 46 रहेगी। और दोस्तों महिला में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो 23 जोड़ी XX गुणसूत्र रहते हैं, लेकिन पुरुष के अंदर 22 जोड़ी XX और 23वीं जोड़ी होती है वो XY होती है। इंपॉर्टेंट, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 रहेगा, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है दोस्तों। ये कोशिका है, इसका सबसे बड़ा अंग होता है वो कौन सा होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों कोशिका के अंदर अनेक प्रकार के अंग पाए जाते हैं। ये कोशिका होती है, इसके बीच में ये केंद्रक, ये कोशिका द्रव्य होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब पाए जाते हैं। तो इसमें से सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है कोशिका का, वो अपने को यहाँ पे बताना है।
प्रश्न नंबर 32 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी केंद्रक होता है वो कोशिका का सबसे बड़ा, ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटा अंग पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कोशिका में सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कोशिका में राइबोसोम, लाइसोसोम ये सब पाए जाते हैं। तो अब बड़ा, सबसे बड़ा अंग अपन ने देख लिया, वो केंद्रक होता है। केंद्रक सबसे बड़ा होता है, लेकिन सबसे छोटा पूछा जाए तो वो कौन सा रहेगा। प्रश्न नंबर 33 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, जिसे अपन पेलेड कण के नाम से भी जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे राइबोसोम। और दोस्तों क्लास कैसी लग रही है इसके बारे में भी आप अपना कमेंट जरूर बताइए। क्लास अगर पसंद आ रही है आपको तो क्लास को शेयर जरूर करें एक बार। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 34, केंद्रक जिसे अपन न्यूक्लियस कहते हैं कि खोज किसके द्वारा की गई। दोस्तों यहाँ पे केंद्रक है जिसे अपन इंग्लिश में न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, तो इसकी खोज है किसके द्वारा की गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों केंद्रक जिसे अपन न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, रॉबर्ट हुक, ब्राउन, पोर्टर या वाल्डेयर। प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 के अंदर केंद्रक की खोज की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, कोशिका विभाजन के समय कार्य किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय कार्य किसके द्वारा किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कोशिका का विभाजन कैसे होता है, मान लो एक कोशिका है, इससे दूसरी कोशिका बन जाती है, फिर दूसरी आगे एक कोशिका बन जाती है, फिर कोशिका, तो ऐसी बनती रहती है। शरीर में अनेक कोशिकाएं बनती रहती हैं, तो उस समय कार्य कौन करता है। तो प्रश्न नंबर 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है कोशिका विभाजन के समय जो कार्य किया जाता है वो सेंट्रोसोम के द्वारा किया जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों सेंट्रोसोम, जिसे अपन सेंट्रियोल्स के नाम से भी जानते हैं। यानी ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका, ध्यान रखना, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण के समय वो सेंटर का कार्य करता है, इसलिए अपन सेंट्रियोल्स के नाम, सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। साथ ही में इसे अपन तारककाय भी कहते हैं, ध्यान रखना, हिंदी में इसे अपन तारककाय भी कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 36, कोशिका का दरवाजा किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का जो डोर है, दरवाजा है, वो किसे कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। कोशिका झिल्ली, भित्ति, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों ये कोशिका होती है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक और इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर अनेक अंग पाए जाते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन एक कोशिका का दरवाजा है वो किसे कहा जाता है, तो ये कोशिका का दरवाजा अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो ये दीवार होती है यानी कोशिका भित्ति, सेल वॉल के नाम से जानी जाती है, उसे कोशिका का दरवाजा कहते हैं, यानी सेल वॉल। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सेल वॉल के नाम से जानी जाती है कोशिका भित्ति, उसे अपन कोशिका का दरवाजा कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 37, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो किसे कहा जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, जीन, गुणसूत्र। दोस्तों कोशिका होती है, इस कोशिका का केंद्रक जो मस्तिष्क है वो किसे कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गुणसूत्र, इनमें से कौन सा होता है। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 37 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है कोशिका का जो मस्तिष्क है उसे अपन केंद्र के नाम से जानते हैं। यानी अगर केंद्र को सतह पहुँच जाती है तो कोशिका खत्म हो जाती है। ये कोशिका का मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये सेंटर में होता है, यानी एक कोशिका का कंट्रोलर मैनेजर भी होता है। कोशिका का कंट्रोलर मैनेजर होता है वो भी केंद्रक ही होता है। ये भी अपने को यहाँ पे प्रश्न याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 38, कोशिका का सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं। दोस्तों कोशिका का सफाई कर्मचारी है वो किसे कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःजालिका या रिक्तिका। कोशिका का सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं। दोस्तों मैं हिंट के रूप में अगर बताऊँ तो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक, ये कोशिका द्रव्य, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रिक्तिका, गोल्गी को सब पाए जाते हैं। लेकिन अगर कोशिका के अंदर बैक्टीरिया, जीवाणु, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब एक अगर अंदर घुस जाते हैं तो उसको मारने का कार्य कौन करता है, वो यहाँ पे सफाई कर्मचारी कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 38 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लाइसोसोम है कोशिका का सफाई कर्मचारी कहलाता है, क्योंकि ये अंदर अपने आप को ख़त्म करके
कोशिका के अंदर घुसने वाले जीवाणु बैक्टीरिया को सबको खत्म करता है, इसलिए ये कोशिका का सफाई कर्मचारी कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, कोशिका में आनुवंशिकता का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों कोशिका के अंदर है वो आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी से संबंधित कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या उपरोक्त सभी। कोशिका के अंदर दोस्तों जो आनुवंशिकता का कार्य है किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये कोशिका हो गई और ये बीच में केंद्रक हो गया, और केंद्रक के अंदर ही अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है DNA, जीन और गुणसूत्र ध्यान रखना है दोस्तों। तीनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट याद रहेगी, मैं आपको बता दूं पहले ही, यानी तीनों है वो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके। यानी ये तीन अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है दोस्तों। ये कोशिका होती है, कोशिका में ये गुणसूत्र, ये केंद्रक, और केंद्रक के अंदर ही दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें DNA, गुणसूत्र और जीन ध्यान रखना है दोस्तों। ये तीन चीज़ इसके अंदर पाई जाती है वो केंद्रक के अंदर पाई जाती है। तो जीन, गुणसूत्र और DNA ही आनुवंशिकता का कार्य करते हैं। तो ये किसके अंदर पाए जा रहे हैं, केंद्रक के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर निकल के आएगा दोस्तों। केंद्रक है वो कोशिका के अंदर आनुवंशिकता का कार्य करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कोशिका का संदेशवाहक है वो किसे कहते हैं। कोशिका का संदेशवाहक यानी संदेश ले जाने का कार्य कौन करता है। कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक और इसके अंदर ये सब पाए जाते हैं। तो इसका संदेशवाहक, कोशिका में एक चीज़ को, सूचनाओं को लाने ले जाने का कार्य कौन करता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे RNA है वो कोशिका के अंदर सूचनाओं का या पोस्टमैन का कार्य ध्यान रखना है। पोस्टमैन कोशिका का पोस्टमैन भी है, RNA को कहते हैं संदेशवाहक कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है। दोस्तों यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 5, 4, 3, 2। दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हिंदी में अपन अंतःप्रदवी जालिका के नाम से जानते हैं, अंतःप्रदवी जालिका, ये कितने प्रकार की होती है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों 2 प्रकार की। तो एक यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक चिकनी और दूसरी होती है दोस्तों वो खुरदरी होती है। दोस्तों जो खुरदरी होती है उस अंतःप्रदवी जालिका पर राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम, और जो चिकनी होती है उसके ऊपर वसा पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 42। प्रश्न नंबर 42 रहेगा यहाँ पे, कोशिका झिल्ली जिसे अपन सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं किसकी बनी हुई होती है। दोस्तों यहाँ पे कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी हुई होती है वो अपने को यहाँ पे बताना। दोस्तों कोशिका झिल्ली कहाँ होती है, तो ये अपना केंद्र है, ये पूरी कोशिका, और इस कोशिका के दोनों तरफ, यानी ये तो कोशिका भित्ति हो गई, दीवार, और इसके दोनों तरफ एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, कोशिका झिल्ली। तो ये किसकी बनी हुई होती है। प्रश्न नंबर 42 सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे सेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 43, कोशिका में कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं। दोस्तों कोशिका में कार्बनिक पदार्थ है वो कौन कौन से होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कोशिका का निर्माण किससे होता है, तो कोशिका का निर्माण मैं आपको बताऊँ, कोशिका का निर्माण मैंने बताया था जीवद्रव्य जिसे अपन प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य जिसे अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और जो जीवद्रव्य है वो किससे बना हुआ होता है, एक कार्बनिक पदार्थ और दूसरा इसमें अकार्बनिक पदार्थ होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से होते हैं, तो वो अपने को यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल। ये कार्बन और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कितने % पर पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, 19% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 44। प्रश्न नंबर 44, कोशिका में अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं। दोस्तों अकार्बनिक पूछे गए हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और कितने % अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो मैंने बताया दोस्तों 81% कोशिका में अकार्बनिक और 19% कार्बनिक। इस प्रकार टोटल यहाँ पे 100% कोशिका के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 45, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस है वो किसे कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है, केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। दोस्तों कोशिका का पावर हाउस, और जिसे अपन हिंदी में शक्ति गृह के नाम से जानते हैं,
सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्योंकि कोशिका में शोषण का कार्य कौन करता है? कोशिका में शोषण का कार्य, ऊर्जा देने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? दोस्तों कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कोशिका सिद्धांत जिसे अपन सेल थ्योरी, ध्यान रखना है दोस्तों, सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 46 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडेन और स्वान मोदिया के द्वारा दिया जाता है। इसमें से स्लाइडेन है वो पादप वैज्ञानिक रहेगा पेड़ों से, और जो स्वान है वो रहेगा यहाँ पे जंतु वैज्ञानिक। तो इसलिए इसे कोशिका सिद्धांत को अपन स्लाइडेन और स्वान थ्योरी भी कहते हैं। ध्यान रखना है, स्लाइडेन और स्वान थ्योरी भी अपन कोशिका सिद्धांत को कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 47, कोशिका का निर्माण कोशिका से ही होता है ये किसने कहा? दोस्तों यहाँ पे कोशिका का निर्माण कोशिका से ही होता है ये किसने कहा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों क्लास को भी आप शेयर करते रहे, शेयर में कमी नहीं आनी चाहिए। कोशिका का निर्माण कोशिका से होता है ये किसने कहा है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 47 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रुडोल्फ विर्चो महोदय के द्वारा बताया गया है कि कोशिका का निर्माण कोशिका के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों यहाँ पे सेल जिसे अपन कोशिका कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों सेल यानी कोशिका होती है, तो इस शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 48 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लेटिन भाषा से हुई है। और लेटिन भाषा के कौन सा शब्द है दोस्तों? तो वो लेटिन भाषा का शब्द सेटुला, ध्यान रखना है दोस्तों, सेटुला से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा सा कमरा, छोटा सा कमरा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों यहाँ पे एक पुस्तक है माइक्रोग्राफिया, ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पोर्टर या रिचर्ड बुल। दोस्तों जो सेल शब्द है जिसे अपन कोसा नामक शब्द भी कहते हैं, कोसा, तो इस कोसा शब्द की उल्लेख इस पुस्तक में किया गया यानी माइक्रोग्राफिया में, तो ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 50, मानव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? दोस्तों मनुष्य की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो क्या कहलाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। उत्तर कोशिका, अंग, शरीर। दोस्तों कल सुबह 9 AM पर आपको इंपॉर्टेंट क्लास फ्रैक्चर से संबंधित थ्योरी की रहेगी, तो आप शुरू में सुबह 9 बजे क्लास में जरूर जुड़े। और मानव की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसे अपन कोशिका यानी सेल के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोशिका। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखिए दोस्तों, मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों यहाँ पे मानव है, इसकी सबसे लंबी पूछी गई है वो कोशिका कौन सी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों सबसे लंबी पूछी गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है, तो माइकोप्लाज्मा, लाल रक्त कणिका, साइटिका या शुक्राणु। प्रश्न नंबर 51 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे साइटिका, जिसे अपन तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन तंत्रिका कोशिका के नाम से भी जानते हैं, वो मानव की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखिए दोस्तों, मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटी कोशिका पूछी गई है वो कौन सी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों सबसे लंबी बताई गई थी, तो वो सबसे लंबी साइटिका जिसे अपन तंत्रिका कोशिका के नाम से जानते हैं, अब पूछी गई है सबसे छोटी, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 52 माइकोप्लाज्मा है वो मानव की सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 53, मानव की सबसे चौड़ी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों अब सबसे चौड़ी पूछी गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तंत्रिका, माइकोप्लाज्मा, त्वचा की कोशिका, आँख की कोशिका। दोस्तों तंत्रिका है वो सबसे लंबी है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी है, और सबसे यहाँ पे चौड़ी पूछी जाए तो वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे त्वचा की कोशिका। ध्यान रखना है त्वचा की कोशिका है वो सबसे चौड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 54 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 54, कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे कौन सी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या उपोक्स भी। प्रश्न नंबर 54 से आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 55,
मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? दोस्तों मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1,00,000, 1 करोड़, 1 अरब या फिर असंख्य। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 50 सही आंसर रहेगा। दोस्तों मनुष्य का जो शरीर है वो असंख्य कोशिकाएं यानी अरबों खरबों से भी ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों 55% किए हैं, कितना स्कोर आप कर पाएंगे वो स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और सुबह 9 बजे आप जरूर थ्योरी की क्लास में फ्रैक्चर से संबंधित जुड़े दोस्तों। और आपके लिए आज की प्रश्नोत्तरी का जो प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर टाइप करें। कोशिका का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है वो आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर टाइप करें। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।